हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बाणभट्ट की जो ऐतिहासिक रचना है हर्षचरित उसको देखेंगे और इसका बेसिक सा परिचय लेंगे। ठीक है। और यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो हिस्ट्री पढ़ते हैं और विशेषकर एंसेंट हिस्ट्री है, और जो संस्कृत पढ़ते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। थोड़ा सा हम आपको पहले हिस्ट्री के बैकग्राउंड बता दें, थोड़ा इसको परिचय ले लें तब बताते हैं। ठीक है, तो हर्षचरित एक ऐतिहासिक कथानक पर आश्रित गद्य काव्यों में यह सर्वप्रथम है। तो यह ऐतिहासिक कथानक पर आश्रित है। बाण ने इसे स्वयं आख्यायिका कहा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में ये पूछता है कि बाणभट्ट ने किस काव्य को अपने से आख्यायिका कहा। तो आप इसे याद रखिएगा। यह 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। यहाँ उच्छ्वास में 6 में हलंत होगा, तो यह 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। ठीक है, और इसमें 2 कथानक है। 2 कथानक आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। इसमें जो पहला कथानक है वो है बाण की आत्मकथा। पहले कथानक में बाण ने अपनी आत्मकथा के बारे में लिखा, जिसमें हर्षवर्धन से उनके सम्मान पाने का वृत्तांत है। ठीक है, और दूसरा जो कथानक है वो हर्षवर्धन की आत्मकथा। पहले में अपनी आत्मकथा बाण लिखते हैं और दूसरे में हर्षवर्धन की। और इसमें लिखते हैं कि मतलब कि जो उनके पूर्वजों एवं माता पिता का वृत्तांत देकर हर्ष के राजा बनने के काल की कठिन परिस्थितियों का चित्रण करते हैं इसमें। तो मतलब कि वो बताते हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां थी, वो भी कठिन परिस्थितियां। उन परिस्थितियों में हर्षवर्धन राजा बनते हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ बताए हैं। इसके आरंभ में 21 पद्यों में मंगलाचरण तथा पूर्व कवियों एवं कृतियों की प्रशंसा करके महाराजा हर्षवर्धन का जयकार किया गया है। ठीक है, इसकी विषय वस्तु हम देखेंगे, लेकिन पहले हम आपको हिस्ट्री का एक बैकग्राउंड दे दें, जिससे जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको भी इसको समझने में आसानी मिले। ठीक है, क्योंकि ऐतिहासिक रचना है इसलिए हमें इतिहास को थोड़ा देखना होगा। तो पृष्ठभूमि में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, और अब पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कई सारे थ्योरीज हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन बिग बैंग को जहाँ तक अभी तक प्रामाणिक माना जा रहा है, लेकिन वह भी बहुत ज़्यादा सटीक नहीं है। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, उसके बाद मानव की उत्पत्ति होती है, और मानव की उत्पत्ति जो होती है वो टर्सरी, यहाँ तरसरी नहीं होगा, टर्सरी होगा। यहाँ तक जगह ट कर लेंगे आप। तो मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई। ठीक है, अर्थात जो पृथ्वी है इसके भूगर्भिक इतिहास को आप पढ़ेंगे तो इसको कई सारे कल्प में, कई सारे काल में डिवाइड किया गया है। तो टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में मानव की उत्पत्ति हुई, और वह 3.5 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है। ठीक है, अब हम थोड़ा क्रम देखते हैं, मतलब किसका, जो मानव की उत्पत्ति होती है तो किन फेजों में मानव आते हैं। तो सबसे पहला जो मानव आया वो रामापिथकस था। रामापिथकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। रामापिथकस के 2 पार्ट हो जाते हैं, फिर एक पहाड़ी एरिया में चले जाते हैं, एक मैदानी एरिया में। ठीक है, तो जो मैदानी एरिया में आते हैं उन्हीं में जो होता है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस होता है। उसके बाद होमो हैबिलस आता है, फिर हीडलबर्ग, फिर होमो इरेक्टस आता है, फिर नियंडरथल मानव आता है, फिर उसके बाद क्रो-मैग्नन मानव आता है, और उसके बाद जो होमोसोपियंस से आधुनिक मानव हम लोग आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मानव के
उत्पत्ति और उसके विकास की कहानी रही। हम बहुत ही शार्ट में देख रहे हैं, जब हिस्ट्री में हम इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। उसके बाद आप जानते हैं पाषाण काल आता है। पाषाण काल में 3 खंड है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल भी 2 पार्टों में है, ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। और फिर जो है 6वीं शताब्दी आती है, और 6वीं शताब्दी को हलचल का काल माना जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे परिवर्तन होते हैं राजनीतिक क्षेत्र में भी। क्योंकि जहाँ अभी उत्तर ऋग वैदिक काल में जन थे, भाई ऋग वैदिक काल में जन थे, उत्तर वैदिक काल में जनपद बना था। लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल का उदय होता है, और इसी को बुद्ध काल भी कहा जाता है, इसी को सूत्र काल भी हम कहते हैं। क्योंकि इसी समय जो बुद्ध थे, इन कई धार्मिक आंदोलन होता है, 62 संप्रदाय का उदय होता है, जिसमें बौद्ध जैन प्रमुख थे। ठीक है, तो इसे हम बुद्ध काल भी कहते हैं। इसका जो साक्ष्य है, स्रोत है जानने का, वो बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय है, जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र है। ठीक है, तो अब जब 6वीं शताब्दी है, उसके बाद इसी में जो है मगध का उत्कर्ष होता है, और मगध के उत्कर्ष में जो है पहले बृहदत्त वंश आता है, जिसकी जानकारी हमें महाभारत और पुराण से मिलती है। उसके बाद हर्यक वंश आता है, और हर्यक वंश में सबसे पहला राजा बिंबिसार आता है। बिंबिसार का बेटा फिर अजातशत्रु आता है, अजातशत्रु, फिर उदयन आता है, उदयभद्र जिसे आप कहते हैं, फिर अनिरुद्ध आता है, फिर मुंडक आता है, फिर नागदशक या नागदर्शक आता है। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश में जो राजा होते हैं शिशुनाग होता है। उसके बाद उसका बेटा कालाशोक, इसे काक वर्ण भी हम कहते हैं। फिर नंद वंश आता है, और नंद वंश का जो पहला राजा महानंदिन था। फिर महापद्मनंद आता है, फिर धनानंद या घनानंद आता है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश आता है, चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। उसके बाद जो उनके पुत्र है बिंदुसार, फिर अशोक, फिर अशोक के कुछ उत्तराधिकारी जैसे कुड़ार, मतलब कुड़ाल, और दशरथ, संप्रति और बृहदत्त, इस प्रकार के कुछ अशोक के उत्तराधिकार आते हैं। ठीक है, उत्तराधिकारी राजा। उसके बाद यहाँ मौर्य साम्राज्य नहीं, मौर्योत्तर काल है यहाँ, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ आप मौर्योत्तर काल लिखेंगे। ठीक है, मौर्य काल नहीं है, मौर्योत्तर काल आप यहाँ लिख लीजिए। तो मौर्योत्तर काल में एक विदेशी राज्य आ जाते हैं, दूसरा स्वदेशी राज्य। विदेशी मतलब जो बाहर से। अब देखिए ये घटना जब चल रही थी, जब धनानंद था इस समय, तो इसी समय धनानंद के समय ही सिकंदर ने आक्रमण किया था, जो मकदुनिया का था, है ना, तो उसने आक्रमण किया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, और फिर जो है मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद मौर्योत्तर काल आता है। ये मौर्य साम्राज्य नहीं है, मौर्योत्तर काल है। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में आपको 2 राज्य देखने को मिलते हैं, एक विदेशी राज्य, दूसरा स्वदेशी राज्य। तो विदेशी में इंडो ग्रीक, हिंद, यमन जिन्हें हम कहते हैं, शक थे, ये सीथियन थे, और पहलव थे, पार्थियन थे, और कुषाण यूची कबीलाई ये थे। ठीक है, और जो हमारे स्वदेशी राज्य थे वो मौर्य काल थोड़ा चल ही रहा था, क्योंकि उत्तरवर्ती जो उसके शासक थे वो थे ही। शुंग वंश आता है, फिर मौर्य काल के बाद शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश। ठीक है, और उसके बाद आता है गुप्त काल। सातवाहन काल के बाद या सातवाहन वंश के बाद गुप्त काल आता है। गुप्त काल में सबसे प्रथम राजा श्रीगुप्त होता है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर कांच नाम का एक राजा होता है, फिर समुद्रगुप्त होता है, फिर रामगुप्त होता है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, फिर स्कंदगुप्त होता है, फिर उत्तरवर्ती गुप्त आते हैं कई सारे, और अंतिम जो गुप्त शासक था वो विष्णुगुप्त था। ठीक है, फिर गुप्तों के पतन के बाद के वंश जो आते हैं, इन्हीं में हर्षवर्धन के वंश भी हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं थानेश्वर में पुष्यभूति वंश था, इसी में जो है हर्षवर्धन आते हैं, जन्म इनका होता है। ठीक है, और उस समय कन्नौज में, क्योंकि जो भारत था, जैसे आप इसको मान सकते हैं, नक्शा हम थोड़ा बनाने की कोशिश करें, बहुत अच्छा तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक कोशिश कर लेते हैं। ये जैसे भारत हो गया। ठीक है, अब भारत में भाई यहाँ थानेश्वर था, तो यहाँ
पुष्यभूति वंश था, ठीक है। कन्नौज था, तो कन्नौज में मौखरी वंश थे, यानी कि इसी भारत के अंतर्गत ही एक लोग यहाँ थे, एक लोग यहाँ, इस तरह करके थे, ठीक है। तो कन्नौज में मौखरी वंश था और उसका शासक गृहवर्मन था, ये हर्ष का बहनोई था। और गुजरात में मैत्रक वंश था जो जिसका शासक ध्रुवसेन द्वितीय था, यह हर्ष का दामाद था। और असम में, जिसे हम प्राग ज्योतिषपुर भी कहते हैं, उसमें कामरूप वंश था और उसका शासक भास्कर वर्मन था जो हर्ष का मित्र था, हर्षवर्धन का मित्र था। और बंगाल में गौड़ वंश था और गौड़ वंश का जो शासक था वो शशांक था जो हर्ष का विरोधी था। और मालवा में उत्तर गुप्त थे और इसका शासक देवगुप्त था जो हर्ष का भी, यानी कि ये भी हर्ष का विरोधी था। तो इस प्रकार का हमने आपको ये हिस्ट्री का एक बैकग्राउंड बताने की कोशिश की है, जिससे आप सेट करके सारी चीज़ें देख पाएँ। तो आप ये वंश देख पा रहे होंगे किस प्रकार हर्ष के कोई बहनोई है, कोई दामाद है, कोई मित्र है और 2-3 शत्रु भी हैं, ठीक है। तो अब गौड़ वंश का जो शासक शशांक है, इसी से कुछ मामला भिड़ेगा, अभी देखना आप, ठीक है। तो हम इसके जो उच्छ्वाक है इसको देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो प्रथम उच्छ्वास है, यहाँ आप हलंत कर लीजिएगा, छक नीचे, यहाँ कहीं हो नहीं पाया टाइपिंग में, तो आप कर लीजिएगा। तो प्रथम उच्छ्वास में इसमें जो है, कवि ने दुर्वासा के शाप से सरस्वती के पृथ्वी पर आने, शोण तट पर रहने, दधीच से प्रेम होने, सारस्वत नामक पुत्र को जन्म देकर स्वर्ग लौट जाने। देख कर या देखता नहीं होगा, देकर होगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, तो अब देखिएगा। तो यानी कि लिखते हैं कि भाई सबसे पहले दुर्वासा ने सरस्वती को शाप दिया और सरस्वती फिर सोण तट पर आकर रहने लगी, वहाँ दधीच से उनका प्रेम हुआ और दधीच और सरस्वती से एक सारस्वत नामक पुत्र जन्मा। और जब पुत्र जन्मा तो सरस्वती फिर स्वर्ग चली गई, ठीक है। सारस्वत द्वारा अपने चचेरे भाई वत्स को सारी विधाएं या विद्याएं देकर तपस्या करने को चले गए। तो जो सारस्वत थे ये अपने चचेरे भाई वत्स को अपनी सारी विधाएं, अपनी विद्याएं देकर तपस्या के लिए वो चले गए। वत्स के ही वंश में कुबेर नामक विद्वान ने जन्म लिया तथा उनके प्रपौत्र चित्रभानु, ठीक है, चित्रभानु के पुत्र के रूप में बाण के जन्म लेने एवं क्रमशः मातृ पितृहीन होकर युवावस्था में संगतियों के साथ पर्याप्त भ्रमण करके अपने गांव प्रीतिकूट लौट आने का वर्णन है, ठीक है। तो इसमें शूद्रक अपने वंश के बारे में लिखते हैं, किस प्रकार सरस्वती और दधीच से जो सारस्वत नामक पुत्र जन्म लेता है उससे इनका वंश आगे बढ़ता है। और ये चित्रभानु के पुत्र थे, कौन? बाण, ठीक है। तो अब दूसरे उच्छ्वाक में क्या लिखते हैं? इसमें लिखते हैं कि इसमें हर्ष के बड़े, यानी कि हर्ष के भाई कृष्ण का संदेश पाकर, जो हर्ष के भाई थे वो कृष्ण का संदेश पाकर अपने गांव से चलकर, यानी कि यहाँ बाण अपने को कह रहे हैं कि बाण ने हर्ष के भाई कृष्ण का संदेश पाया और उसको पाकर अपने गांव से चलकर 3 दिनों में अजीरवती नदी के तट पर मणितारा ग्राम के पास पड़े सैन्य शिविर में हर्ष से मिलते हैं। अपाततः उपेक्षित होकर महानयम भुजंगा कहे जाने पर वे ओजस्वी भाषा में राजा को अपना परिचय देकर क्रमशः उनका प्रेम और आदर पाते हैं। तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन देते हैं और उसमें फिर राजा उनसे प्रसन्न होते हैं और आदर भी करते हैं। तृतीय उच्छ्वास में लिखते हैं कि इसमें बाण अपने घर लौटते हैं, इसमें बाण अपने घर लौटते हैं तथा कुल बंधुओं से शिक्षा प्रेम का समाचार पूछते हैं और उनके आग्रह पर हर्षचरित का एक अंश सुनाना स्वीकार करते हैं। पहले श्रीकंठ जनपद, उसकी राजधानी थानेश्वर, वंश संस्थापक पुष्यभूति, यानी कि जो पुष्यभूति वंश था उसके संस्थापक के बारे में बताते हैं एवं भैरवाचार्य की सहायता से उनकी तंत्र साधना का वर्णन करते हैं, ठीक है।
अब चतुर्थ उच्छ्वास में क्या लिखते हैं, इसमें इस वंश के विकास के वर्णन क्रम में राजा प्रभाकर वर्धन का वर्णन है। जो राजा प्रभाकर वर्णन है वो हर्ष के पिताश्री हैं। तो जो प्रभाकर वर्णन है वो कैसे हैं, जो हूण हरिण केसरी तथा सूर्य के परम उपासक थे, है ना। अब एक उपाधि भी आएगी हूण हरिण केसरी की, है ना, ये इसके उपासक थे। उन्हें क्रमशः राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के जन्म के बारे में यहाँ लिखा है कि ये ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी कृत्तिका नक्षत्र में इनका जन्म हुआ, किसका, हर्षवर्धन का। तो जो प्रभाकर वर्धन थे, इनके दो पुत्र होते हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री होती है जिसे राजश्री नाम दिया जाए, नाम ये रखाते हैं, ठीक है। राजश्री का विवाह यौवन काल में मौखरी नरेश गृहवर्मा। अब देखिए मौखरी जो वंश है उनमें, उसमें जो राजा थे, शासक थे, वो गृहवर्मा थे। यहाँ गृह नहीं ग्रह होगा, तो गृहवर्मा थे। तो ये जो हर्ष हैं इनके बहनोई हुए। तो ये इनके बहनोई हुए, मौखरी वंश के शासक थे। तो राजश्री का इनके साथ विवाह का इसमें वर्णन है। उसके बाद पंचम उच्छ्वास में इसमें राजवर्धन हूणों के नासार्थ जाते हैं। भाई जो राजवर्धन, जो हर्ष के बड़े भाई हैं, वो जो हूण थे, क्योंकि उस समय हूण भी थे, ठीक है। हूण भी अभी हमने बताया ना, स्वदेशी और विदेशी राज्य, तो उसमें हूण भी थे उस समय। तो हूण के नाश करने के लिए जाते हैं, उनको मारने के लिए जाते हैं। और हर्ष भी कुछ दूर तक उनके साथ ही जाते हैं, किंतु पिता की रुग्णता, उस समय उनके पिता को बहुत फिजिकल बहुत प्रॉब्लम थी, बीमार थे। तो पिता के रुग्णता के कारण इसका समाचार सुनकर घर लौट आते हैं। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का करुण दृश्य यहाँ वर्णित है। और यहाँ जो हर्ष के पिताश्री हैं प्रभाकर वर्धन, उनकी मृत्यु हो जाती है। रानी यशोमती पति के मृत्यु के पूर्व ही आग में जल जाती है। सारी प्रजा शोक संतप्त होती है ना। तो ऐसा वर्णन इसमें है। उसके बाद जो छठवां उच्छ्वास है, इसमें लिखते हैं कि इसमें हूण विजय करके राजवर्धन लौटते हैं। भाई हूणों का नाश करके, उसका विजय करके राजवर्धन लौटते हैं। वो पितृ शोक से विकल होकर हर्षवर्धन पर राजभार डाल देते हैं, हर्ष को अपना राजभार दे देते हैं। इसी बीच मालवराज द्वारा गृहवर्मा के मारे जाने, यानी कि इनके बहनोई जो गृहवर्मा थे उनको मारे जाने, मालवराज के द्वारा मारे जाने और राजश्री के बंदी बनाए जाने का समाचार मिलता है। राजवर्धन अपने ममेरे भाई भंडी, यानी कि जो राजवर्धन के ममेरे भाई भंडी थे, इनके साथ मालवराज को मारने जाते हैं। यद्यपि वह अपने कार्य में सफल होते हैं, किंतु गौड़ नरेश द्वारा छलपूर्वक मारे जाते हैं। गौड़ नरेश जो शशांक था, उसी ने इनको छलपूर्वक मारा था, ठीक है। हर्ष क्रोध से कांप उठे। उन्होंने कुछ दिनों में ही पृथ्वी को गौड़हीन करने की भीषण प्रतिज्ञा कर डाली। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं गौड़ नरेश जो है उसको तो मैं गौड़ वंश को ही समाप्त कर डालूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा इन्होंने कर डाली। सप्तम जो उच्छ्वास है, इसमें हर्ष की सेना प्रस्थान करती है। प्राग ज्योतिषपुर असम के राजा उन्हें एक दिव्य छत्र आदि का उपहार भेजते हैं। क्योंकि असम के राजा जो थे वो हर्षवर्धन के मित्र थे, तो वो उन्हें उपहार देते हैं। हर्ष को भंडी वृत्तांत सुनाता है कि राजश्री बंदी गृह से मुक्त होकर विंध्याटवी में चली गई है। हर्ष स्वयं उसकी खोज में जाने का निर्णय लेते हैं। भंडी उन्हें मालवराज से जीते हुए सामान दिखाता है। हर्ष विंध्याटवी पहुंचते हैं। तो सप्तम उच्छ्वास में इतना ही लिखा हुआ है। अब आठवें में क्या लिखते हैं, इसमें गृहवर्मा के बालमित्र बौद्ध सन्यासी दिवाकर मित्र के आश्रम में हर्ष पहुंचते हैं। एक भिक्षुक कहीं दूर पर राजश्री के सपरिवार अग्नि में जलने को तैयार होने की सूचना देता है। कोई था जो ये बताता है कि जो राजश्री हैं वो सपरिवार अग्नि में जो है जलने जा रही हैं। तो हर्ष उसे फिर बचा लेता है। दिवाकर मित्र राजश्री को उपदेश देते हैं। दिवाकर मित्र जो बौद्ध सन्यासी हैं, ये राजश्री को उपदेश देते हैं। हर्ष कहते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके वो भी काषाय वस्त्र धारण करेंगे, तब तक राजश्री का पालन आचार्य करें।
ऐसी बात इसमें कही गई। और प्रतीकात्मक संध्या वर्णन से ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है। ठीक है। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जो हर्षचरित है वो कादम्बरी के समान लोकप्रिय नहीं हो पाया। ठीक है भाई, कादम्बरी को आज पढ़ाया भी जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन हर्षचरित को नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि भारत में किसी मानव के इतिहास पर आश्रित रचना कई कारणों से उपेक्षित रहती है। तो किसी व्यक्ति विशेष पर कोई अगर रचना हुई है तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाती है ना, ऐसी बात इसमें कही गई। तो आई होप आपको हर्षचरित के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी मिली होगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए, और इसको ऑनलाइन ही देखिए, डाउनलोड करके मत देखिएगा, ऑनलाइन ही देखिए, और कमेंट करिए, जो भी आपकी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, सब आप पूछिए, हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।